हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है संजीवनी। इस टेक्नोसेवी जमाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे हाथ, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना भी हमारे हाथों को ही करना पड़ रहा है। तो इसी जनरल हैंड प्रॉब्लम्स के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, आजकल के यूथ को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी फ्रेंड का ही ले लो, उसे हमेशा उसकी रिस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहती है, नमनेस रहती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? देखिए, रिस्ट में नमनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। पर उनको रिस्ट में नमनेस है या फिंगर में नमनेस है ये जानना बहुत जरूरी है। फिंगर में नमनेस का मोस्ट कॉमन कारण मिडिल एज में और टिल द 50-60s इज कार्पल टनल सिंड्रोम करके है जी। तो उसमें क्या होता है कि हाथ की जो नस है उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है और जब हाथ के नस पे प्रेशर हो जाता है तो उसका जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाता है। वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और उसके वजह से नमनेस, वीकनेस, ये सारे चीजें अराउंड द रिस्ट और डिस्टल टू द रिस्ट, मतलब रिस्ट से आगे होने की संभावना होती है। सो मोस्ट लाइकली जिस तरीके से आप आप मुझे डिस्क्राइब किया है आपने, इट लुक्स लाइक योर फ्रेंड हैज अ कार्पल टनल सिंड्रोम। जी डॉक्टर, इस कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हाथ में जो नस होती है जो ये 3 उंगलियों को और 3.5 उंगलियों को सप्लाई करती है, वो यहाँ से जो पास होती है रिस्ट में से, वहां पे जैसे एक टनल जैसे होता है। और ये जो टनल है और ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे आपके हाथ के रिस्ट के जो मसल्स है वो ठीक से फंक्शन कर सके। अभी फॉर सम रीजन अगर उस टनल की स्पेस अगर आपकी कम हो जाए तो वो नस जो है जो यहाँ से जाती है और ये एरिया को सप्लाई करती है, वो नस दब सकती है और अगर नस पे दबाव हुआ जी तो फिर उसके फंक्शन में इफेक्ट हो जाता है। सो वो 2 टाइप का अफेक्शन होता है। एक तो आपका सेंसरी, मतलब जो यहाँ पे जो अपना फीलिंग रहता है वो, और दूसरा है पावर, मतलब यहाँ से जो अपने को जो स्ट्रेंथ चाहिए जी उस चीजों पे अफेक्शन हो सकता है और इस पर्टिकुलर कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। जी डॉक्टर, नमनेस के अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम के और क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, सेंसरी अगर हम देख लेंगे तो एक तो नमनेस है या कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हो सकता है, जैसे बर्निंग लगे या कोई सेंसेशन जो नॉर्मल नहीं है। मगर आज अगर आपको एक आधा ऑब्जेक्ट है जैसे फील होता है वैसे वो फील ना हो, कोई एबनॉर्मली फील हो या पेन हो, सो मल्टीपल एबनॉर्मल सेंसेशंस हो सकते हैं। और दूसरी चीज है, जैसे मैंने बोला कि वीकनेस हो सकता है क्योंकि ये मसल्स को जो पावर सप्लाई आ रहा है, ब्रेन से करंट आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई कमी हो तो वीकनेस, खास करके ये जो पल्प है हाथ का जो अपने को यहाँ द वन व्हिच वी फील हियर, ये पल्प के मसल्स को वीकनेस आ सकता है और उसकी वजह से जो फंक्शन है उसमें कठिनाई हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा कि कभी कभी हमें भी इस एरिया में बहुत ज्यादा नमनेस फील होता है। तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये किन कारणों की वजह से होता है, इससे क्या रीजंस है? देखिए, कार्पल टनल के बहुत सारे रीजंस है। ये बेसिकली या तो नर्व का जो स्पेस है वो कम हो जाने की वजह से है। सो पोस्ट प्रेगनेंसी हो सकता है, पोस्ट इंजरी हो सकता है, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कोई सिचुएशंस में भी जो स्पेस है वो कम हो जाती है। बहुत सारे डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकता है, कोई सिंड्रोम से रिलेटेड हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम की संभावना होती है। पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम किस वजह से हुआ है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये बताना काफी मुश्किल हो जाता है और उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ट्रीटमेंट डज नॉट चेंज। जो आउटकम है वो भी चेंज नहीं होता और ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो किसी भी कारणवश हुआ हो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम अगर सही से करेंगे तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। जी
डॉक्टर आपके पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो जो आपके पास आने वाले पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं या फिर यंग जनरेशन होती है? देखिए, बुजुर्ग जो पेशेंट्स होते हैं उनके एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो काफी अलग होते हैं जी। आजकल यंग जनरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे हैं जी बिल्कुल। स्पेशली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग डूइंग डेस्क जॉब, तो कंटिन्यूसली स्क्रीन पे रहते हैं वो। उसके बाद उनका जो टाइपिंग है वो शुरू रहता है, एक हाथ से माउस शुरू रहता है जी। और जो कंप्यूटर जॉब नहीं भी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी नाउअडेज इज यूजिंग अ स्मार्टफोन। तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग चालू रहता है, बिल्कुल। आप स्वाइप करते रहते हो और ऊपर नीचे, और अननोइंगली हम इतना फिंगर को मिसयूज करते हैं, आई वुड से मिसयूज, जी। कि कंटिन्यूस रिपीटेड एक्टिविटीज के वजह से काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं। जी। कार्पल टनल सिंड्रोम भी टाइपिंग की वजह से और ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है। जी। बट इसके अलावा बाकी सारे जो नस है हाथ में, जो फंक्शन नस इन द सेंस टेंडन्स भी है जी। जो मसल एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, जी। उनमें भी ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यू टू रिपीटेटिव ओवरयूज। जी बिल्कुल। डॉक्टर आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की जो जनरेशन है, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर यंग जनरेशन हो, मोबाइल का यूज तो हर कोई करता है। राइट। तो क्या मोबाइल के ओवर यूज से हम ज्यादातर देखते हैं कि हमारे बाकी उंगलियों से ज्यादा हमारा थंब बहुत ज्यादा यूज होता है? yes. तो क्या उसकी वजह से कोई टिपिकल प्रॉब्लम आती है? देखिए, मोबाइल यूज की वजह से दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वन इज पोस्चर, जी, कि आप किस पोस्चर में मोबाइल यूज कर रहे हो। लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड और गर्दन अपने किसी ऊपर रेस्ट करके रखी हुई है और आपका विजन का लेवल पूरा अलग होता है, एंड देन यू आर स्क्रॉलिंग। तो ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन है बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें अफेक्ट हो जाती है। जी। आपका थंब का यूज तो हो ही गया, जैसे मैंने आपसे कहा। आपका पोस्चर की वजह से आपका गर्दन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पोस्चर आपका जो मसल स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा, और उसकी वजह से नेक में और शोल्डर्स में भी काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। जी। सो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। अपना बॉडी एक चेन जैसा है जी। और वन थिंग इज लिंक्ड टू द अदर। अगर आपकी एक चीज खराब हो जाए तो सेकंड चीज, थर्ड चीज, फोर्थ चीज, उसके बाद इट स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड एंड गेटिंग डैमेज्ड वन बाय वन। फिंगर में खास करके सारे मूवमेंट, सारे ही फिंगर्स है, बट मोस्टली थंब है। थंब का सबसे ज्यादा यूज होता है मल्टीपल डायरेक्शंस में, और थंब एक्चुअली एक यूनिक चीज है ह्यूमंस में, बिकॉज अगर आप देखोगे तो फाइन मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा जो काम है, इंडेक्स फिंगर मतलब ये फर्स्ट, सेकंड और थंब, इन तीनों फिंगर्स का काफी हद तक फाइन मूवमेंट्स में रोल है। जी। सो अगर आप उसको इम्प्रॉपरली यूज करेंगे तो देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। जी बिल्कुल। डॉक्टर जैसे कि हमने कहा कि थंब का यूज करने से भी हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें गेम खेलने की बहुत ज्यादा आदत है। Exactly. तो क्या इसके वजह से उन पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है? बच्चों में यूजुअली क्या होता है कि दे आर वेरी रेजिलिएंट। उनको जो नेचर का हीलिंग पोटेंशियल है वो हमेशा बच्चों में ज्यादा रहता है और एल्डर्स में कम रहता है, और वो जब तक काफी समय नहीं बीत जाता तब तक दे डोंट रियलाइज कि वो क्या डैमेज एट द बैकग्राउंड चल रहा है। बिल्कुल। सो उन्हें तो फील नहीं होता, बट एज द एज प्रोग्रेसेस, बिकॉज उन्होंने वो एक्टिविटी की हुई है प्रोग्रेसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स, उसके बाद जो इफेक्ट है वो मोर एविडेंट हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बचपन में थे वैसे ही हमेशा रहेंगे, बट वी डोंट रियलाइज दैट एवरी डे वी आर प्रोग्रेसिवली एजिंग, और जो चीज हम कर रहे हैं आज, उसका इफेक्ट आज नहीं दिखा तो भी कल या परसों होने वाला है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज को मिसयूज कर रहे हैं, किस चीज का ओवर यूज कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। डॉक्टर आजकल हमने देखा है कि बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ भारी चीज अगर उठानी हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये प्रॉब्लम भी कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे समस्या की वजह से होती है? देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो एक बहुत ही लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है जी, जो आपको इसी रीजन में आपको मिलेगा। जो मसल्स है जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं, जो बड़े मसल्स है जो यूज करते हैं हम फॉर लिफ्टिंग वेट्स, उनका ओरिजिन काफी पीछे रहता है।
सो यूजुअली उनमें कभी कार्पल टनल की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता। पर अगर आप इन जनरल आप एक्टिविटी आपका डेफिशिएंसी है एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे जी, और आप कुछ एक्सेसिव करना चाहते हो सडनली, तो बॉडी मसल्स उसके लिए उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि बचपन में हम सब कर लेते हैं और ऐसे लगता है कि हम लाइफ लॉन्ग सेम चीज सेम कैपेसिटी से कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जैसे मिडिल एज में एक्सरसाइज आप अगर डिसकंटिन्यू कर दो, यार इन योर वर्क, यार इन योर जॉब, एंड सडनली अगर आप उसी चीज को वापस दोहराना चाहो तो वो उतना इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए आपको रेगुलर एक्टिविटी की जरूरत है। और जब आप अपने मसल्स को, अपने बॉडी को अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाते हैं, देन ओनली यू कैन डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इफेक्टिवली। अगर आप उसको विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रिपरेशन अगर आप उस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। डॉक्टर, आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें शायद कार्पेंटर टनल सिंड्रोम हो या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, तो उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखिए, अगर कार्पल टनल की पहले बात कर लेते हैं जी। उसमें कार्पल टनल ऐसे तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। सो जब भी कोई पेशेंट आपको हमें आके मिल के दे टेल देयर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, तो एक आइडिया आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। जी। उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट मतलब कुछ टेस्ट करके हम देखते हैं इन ओपीडी, जिससे नियरली कंफर्म हो जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना है और हाई चांसेस है। जी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कंफर्म करना हो तो देयर इज अ टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज EMG NCV, नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट के साथ हम कंक्लूसिवली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। जी। ये चीज है। सेकेंडली उस टेस्ट में हमें ये भी पता चलता है कि कितना सिवियरिटी है और कितना कंप्रेशन है। इन जनरल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे क्लासिफिकेशन में उसको दिया जाता है। जी। और उसके हिसाब से देन यू गेट एन आइडिया कि ये कितना पुराना प्रॉब्लम भी हो सकता है और नर्व कितने प्रेशर में है, कितनी फंक्शन कर रही है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। जी। अगर आप बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, अगर आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है और अगर मोटर इन्वॉल्वमेंट भी है, मतलब पावर इन्वॉल्वमेंट भी है, तो यहाँ पे हमें फ्लैटनिंग वगैरह भी दिखती है। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस बहुत सीवियर होते हैं और उनमें जो आपका नर्व का फंक्शन है वो भी काफी हद तक डिटेरियोरेट हो जाता है। जी। तो ऐसे सारे इश्यूज रहते हैं। इसके अलावा हाथ के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है और डायग्नोसिस है, दोनों डिपेंड करता है कि पहले आप क्या क्लिनिकली उसको इवैल्यूएट करते हैं। जी। कोई भी कार्पल टनल सिंड्रोम के केस में यू एक्चुअली ऑलवेज ट्राई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मतलब दवाई लेके देखना। जी। दवाई का रोल ये नहीं होता है कि वो प्रेशर रिलीज कर दे, बिकॉज वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल कंप्रेशन है वहां पे। जी। लेकिन जो नस में जो सूजन है उसको हम कम कर सकते हैं, नस की जो सेंसिटिविटी है उसको हम कम कर सकते हैं और उस वजह से कभी कभी इनडायरेक्टली भी जो पेन है वो कम हो जाता है, फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। ऐसी सारी चीजें उसमें हम पहले कर सकते हैं। जी। थोड़ा बहुत एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी कर सकते हैं ताकि यू कैन असेस कि कितना बेनिफिट पेशेंट को मिल रहा है जी, बिफोर यू प्रोसीड विद समथिंग एल्स। माइल्ड केसेस में डेफिनेटली पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। अगर पेशेंट्स के एक्चुअली एक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज है, जैसे टाइपिंग है या स्क्रॉलिंग है, इफ यू कैन एजुकेट देम एंड टेल देम कि अगर आप मॉडिफाई करो आपकी एक्टिविटी, अगर आप फॉर सम टाइम मे बी रिड्यूस द एक्टिविटी एंड सी हाउ मच बेनिफिट यू गेट, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले वी डू इट एंड सी कि कितना फर्क पड़ रहा है, कितना बेनिफिट है पेशेंट को। माइल्ड केसेस में बहुत सारी बार इट कैन गिव यू अ गुड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, पर जैसे जैसे सीवियरिटी प्रोग्रेस हो जाती है या पेशेंट्स इफ दे प्रेजेंट लेट, तो उसमें उनको बेनिफिट जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उससे कम पड़ता है। जी डॉक्टर, जबकि हम हाथों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे जो पड़ोसी है उन्हें कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो सामान तो उठा सकते हैं, भारी चीज भी हो तो वो उठा सकते हैं, लेकिन बीच में कभी कभी बहुत टाइम तक अगर उन्होंने कुछ उठा के रखा है तो कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि उनका सेंसेशन चला जाता है और वो जो पकड़ी हुई चीज है वो छूट जाती है, कंट्रोल नहीं रहता उनके हाथ के मसल्स पर। तो ऐसा किस वजह से होता है?
सो ये जो चीजें है, जैसे मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहना या चीजें छूट जाना हाथ से, दीज आर मेनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, दीज आर नॉट लोकल प्रॉब्लम्स। तो उन्हें स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत हाई है जी। बिकॉज जब ऊपर से जो करंट आते हैं, जो सेंसेशंस और जो सप्लाई आता है, नर्व सप्लाई, अगर उस ट्रैक में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो इस टाइप के सिम्टम्स आने के चांसेस बहुत हाई है। मोटर वीकनेस होना, अभी दे नीड टू बी असेस्ड न्यूरोलॉजिकली, उनका फंक्शन कैसा है, और स्पाइन का एमआरआई। सो इन्वेस्टिगेशंस हैव टू बी डन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और देन यू कैन एग्जैक्टली वंस यू लोकेट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कितना प्रॉब्लम है, यू कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। जी डॉक्टर, आपने कहा कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे डेस्क जॉब की वजह से होते हैं। जो लोग डेस्क जॉब अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज आज की डेट में सभी लोगों को सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यू आर वर्किंग इन अ प्लेस और आपको 8 से 10 घंटा, कभी कभी ज्यादा भी आपको एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अब जब आपकी वर्क प्लेस आपका मेन मैक्सिमम टाइम आपका डिवोशन वो प्लेस के लिए हो रहा है, तो यू हैव टू गेट सम थिंग्स राइट, यू नो, कि आप कुछ अगर चीजें आपकी रेगुलर लाइफ में अगर आप उसको चेंज कर सको जी, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि कंप्यूटर जॉब या डेस्क जॉब में आइडियली क्या होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो स्क्रीन लेवल आपके आई लेवल के साथ होनी चाहिए। टॉप ऑफ द स्क्रीन शुड बी एट द लेवल ऑफ योर आई। जी, ओके, आपका जो एल्बो है वो रेस्टेड होना चाहिए, और आपका जो फंक्शन है, मतलब जैसे कीपैड है, कीबोर्ड है, माउस है, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर एल्बो। जी, वो ऊपर या नीचे हो तो प्रॉब्लम होगा। आपकी जो रिस्ट है दैट शुड बी रेस्टेड ऑन द टेबल। सो जब आपका रिस्ट रेस्टेड होगा तभी ये सारी चीजें रिलैक्स होंगी एंड देन यू कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर आप ऐसे या ऐसे करके टाइपिंग कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इवन आपका फुट शुड नॉट बी डैंगलिंग। सो आपको ये देखना है कि पूरा काइनेटिक चेन, मतलब एज आई सेड इट्स अ लिंक। तो आईज से लेके नेक से लेके बैक हैज टू बी स्ट्रेट, का बैक स्लाउचिंग नहीं चाहिए, एल्बो हैज टू बी रेस्टेड। तो आप अगर ऐसी पोजीशन आपकी लाइफ में मैक्सिमम टाइम के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम यू विल बी इन द सेम पोजीशन, पर आपका अगर मेजॉरिटी टाइम अगर आप इस पोजीशन को अटेंड कर सकते हैं तो देन यू विल बी यू नो गेटिंग रीड ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ जो आपको शायद फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज यू आर इन एब्नॉर्मल पोजीशन। ऑल्सो एज अ सेड, आप जब भी घर पे टीवी देख रहे हैं या घर पे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप गर्दन को बेंड करके अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो दैट पोस्चर इज अगेन टू बी अवॉइडेड। और आप जब घर पे भी रहते हो तभी आपको आपके नेक के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है जी। और आपकी जो स्कैपुलर मसल्स है, मतलब जो शोल्डर ब्लेड है, उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो ये सारी जो लिंक है वो नॉर्मलाइज हो जाती है और आप बहुत सारे प्रॉब्लम से आपका बचाव कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर, एक और प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमन देखी है लोगों में कि वो जब भी सुबह उठते हैं तो उठते ही उनके हाथों में दर्द होने लगता है, तो इसका क्या कारण होता है? ये जो चीज आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। जी। मॉर्निंग स्टिफनेस एक टिपिकल सिम्टम है जो इन्फ्लेमेटरी आर्थोपैथी, या अगर आप कॉमनली बोलेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात, जी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, वेरी कॉमन। दूसरे कंडीशंस में होता है बट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इट इज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी। सो उसमें क्या होता है कि आपकी जो आपके जॉइंट्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और सारी जो उंगलियां है उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आप कार्पल टनल देखते तो जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज 3.5, ये फिंगर में कार्पल टनल नहीं होता है जी। पर जब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या वात की बात कर रहे हैं, संधिवात की, तो आपके दोनों हाथों में होगा और सारे जॉइंट्स में होगा। सो मॉर्निंग स्टिफनेस इज क्लासिकल सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है, सुबह उठ के ऐसे अकड़न लग रही है, तो आपने आपका टेस्ट कर लेना चाहिए। सो यू कैन गेट अ डायग्नोसिस रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से यू कैन प्लान द ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने संधिवात की बात की, तो संधिवात होने के क्या कारण होते हैं? संधिवात एक्चुअली एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है बॉडी में, और उसमें अपनी जो बॉडी है
इट इज मेकिंग एंटीबॉडीज बोल सकते हैं, या सम काइंड ऑफ अ डिफेंस अगेंस्ट आवर बॉडी इटसेल्फ। जी। सो इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग एरर, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, कोई बाहर की चीजों की वजह से नहीं हो रहा है। और जो बॉडी के जॉइंट्स है वो धीरे धीरे उसकी वजह से अफेक्ट होने लग जाते हैं। स्मॉल जॉइंट्स बहुत कॉमनली अफेक्ट होते हैं, लार्जर जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं जैसे नीज एंड हिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। पर मोस्टली अगर आप देखोगे 90 to 95% पेशेंट्स में स्मॉल जॉइंट्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जी। दोनों हाथों में, दोनों साइड में होता है बॉडी के। मॉर्निंग में ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और आफ्टर द जॉइंट्स द अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड आर योर सॉफ्ट टिश्यूज, जैसे मसल्स है, टेंडन्स है, सारी चीजों के। सो इट्स अ जनरलाइज्ड प्रॉब्लम, और most of the parts in your body start getting affected one by one in rheumatoid arthritis. जी। डॉक्टर, संधिवात और कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों का जो एक्चुअली नेचर है डिसीज का कंप्लीटली डिफरेंट है। जी। कार्पल टनल में आपका नस का प्रॉब्लम है, तो नस यहाँ पे प्रेशराइज है, जो जहाँ पे सप्लाई कर रही है वो चीजों में आपको सिर्फ प्रॉब्लम मिलेगा। जी। ओके, सो आपकी सेंसेशन में प्रॉब्लम होगा, और वेरी रेयरली यहाँ पे जो मसल्स है उनमें प्रॉब्लम होगा। However, rheumatoid arthritis is a problem, it's an inborn error. So उसमें क्या होता है कि आपकी सारी चीजों में, सारे जॉइंट्स में अफेक्शन होगा, और सारे जॉइंट्स थोड़ा बहुत starts getting damaged. जी। जैसे जैसे rheumatoid arthritis progress होता है, you can even get severe deformities, bending of fingers and all those things. जी। ये सारी चीजें कार्पल टनल में नहीं होती है। कार्पल टनल में it is it's mainly sensory, और आपको सिर्फ पेन, नमनेस, पैरास्थीसिया, मतलब एब्नॉर्मल सेंसेशन, यहाँ तक की जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं। जी। डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि कार्पल टनल सिंड्रोम जिन्हें होता है उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? महिलाओं की संख्या कार्पल टनल सिंड्रोम, फिर जो अदर हार्ट प्रॉब्लम्स है जैसे डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस है, मतलब जो फिंगर के टेंडन्स का जो इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहती है, इन सारों में ज्यादा रहती है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी काफी ज्यादा रहती है। जी। और इवन इन एल्डरली पेशेंट्स ये जो चीजें हैं वो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। जी। डॉक्टर, जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, क्या बदलते हुए सीजन्स के अनुसार भी ये जो होने वाला दर्द है उनमें बदलाव आते हैं? अगर हम संधिवात की बात करें, जी, आरए की बात करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, तो इस पर्टिकुलर डिसीज में सीजनल फ्लेयर अपस आर वेरी वेल नोन। जी। यूजुअली विंटर्स में ये चीजें बढ़ जाती हैं और समर्स में कम हो जाती है। जी। ऑल्सो मानसून में हमने देखा है कि देयर इज ऑलवेज अ चेंजिंग ट्रेंड, जिसमें कुछ लोगों को मानसून में भी जो है वो हाथ का दर्द बढ़ जाता है। जी। मे बी रिलेटेड टू द चेंज इन वेदर या द टेम्परेचर। जी। सो सीजनल वेरिएशंस आर वेरी वेल नोन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट का जो डोसेज है वो भी हमें उस सीजन के हिसाब से टेपर करना पड़ता है, बिकॉज वी वांट टू कीप द पेशेंट्स ऑन मिनिमम मेडिकेशंस। ज्यादा मेडिकेशंस रखना नहीं होता है, पर इसको टाइट्रेशन करना पड़ता है कि कभी जब भी सीजनल फ्लेयर अप हो तभी मेडिसिन की जो प्रमाण है वो हम बढ़ा देते हैं। जी। ताकि वी कैन टाइड ओवर दी सीजनल वेरिएशंस। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने अभी ट्रीटमेंट की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब संधिवात होता है तो किस तरह की ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, संधिवात क्योंकि एक जनरलाइज बीमारी है, इसका मेजर ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट ही है। जी। जिसमें देयर आर वेरी गुड मेडिसिन्स अवेलेबल, एंटी रूमेटॉइड मेडिसिन्स अवेलेबल, उसको हम डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है डिसीज का वो काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। जी। देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस गोइंग ऑन इन दिस, और आज के डेट में every 2 or 3 years we are finding a new medicine which is even more effective. इनको एक नई कैटेगरी है बायोलॉजिक ड्रग्स की। So biologicals are making a lot of difference in especially in refractile cases, मतलब जो केसेस जो नॉर्मल मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पाते हैं या कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बहुत सारी नई मेडिसिन अवेलेबल है, बायोलॉजिक्स है, इंजेक्टेबल्स है, और विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेडिसिन्स बहुत हद तक आरए में यू कैन अचीव गुड रिजल्ट्स इन द पेशेंट्स। जो बहुत लॉन्ग टर्म
रूमेटॉइड्स है, उनके डिफॉर्मिटीज वगैरह रहे, कुछ है, तो इन सच सिनेरियोज वेरी रेयरली हमें कोई इंटरवेंशन लग सकता है, पर उसके चांसेस काफी कम है इन रूमेटॉइड पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू वेरी वेल इफ दे टेक ट्रीटमेंट ऑन टाइम, तो वो मेडिकल मैनेजमेंट से दे डू रियली वेरी वेल। जी बिल्कुल डॉक्टर, संधिवात की तरह कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में बहुत हद तक मेडिकल मैनेजमेंट, एक्टिविटी मैनेजमेंट ये सब हम कर पाते हैं जी। जब सीवियर केसेस रहते हैं तभी बिकॉज द नर्व इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, तो बहुत सारी बार ये चीजें काम नहीं करती है, और उस टाइम पे देयर इज अ प्रोसीजर कार्पल टनल रिलीज करके, जिसमें हम नर्व को फ्री कर देते हैं और जो प्रेशर है उसको रिलीज कर देते हैं। जी। दिस वर्क्स वेरी वेल बिकॉज आपको इंस्टेंटेनियसली उसका रिजल्ट है वो समझ में आ जाता है, पेन काफी हद तक कम हो जाता है, फंक्शन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर द सर्जरी, लॉन्ग टर्म आउटकम्स काफी अच्छे हैं, रिकरेंस रेट्स भी काफी मतलब कम है। सो वंस यू हैव डन तो आपका ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जैसे हो जाता है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत सारी बार पेशेंट्स को दे मे हैव टू अंडरगो सर्जरी, स्पेशली इफ इट इज वेरी सीवियर। डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि मैं जो पूछने वाली हूँ वो टॉपिक से रिलेटेड है या फिर थोड़ा हटके है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये जो यूथ है वो आजकल बहुत ज्यादा रिस्क का इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वो माउस का इस्तेमाल हो या फिर बाइक चलाना हो, तो बहुत सारे लोग इससे बचने के लिए या फिर रिलीफ पाने के लिए रिस्क सपोर्ट का यूज करते हैं, तो क्या ये फायदेमंद हो सकता है? देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो है, वन इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा है अ पर्सन हु हैज प्रॉब्लम एंड इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। जी। अभी जो नॉर्मल सिचुएशन में आप कोई गेयर यूज कर रहे हो, प्रोटेक्टिव गेयर यूज कर रहे हो, तो उससे कोई हार्म होने की कोई संभावना है नहीं। जी। वेदर इट इज बेनिफिटिंग यू और नॉट, क्योंकि कोई ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा ब्रेस या कोई यंत्र ऐसा है नहीं कि आप वो डाल दो और लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग यू, इट इज कम्प्लीटली कि डाउटफुल। अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर कोई गेयर यूज कर रहे हो विदाउट फाइंडिंग आउट की प्रॉब्लम क्या है, तो अगेन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर ब्रेस है या जो भी डिवाइस है वो उनको हेल्पफुल है या नहीं है। जी। इन जनरल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अगर आप कोई ब्रेस पहन के रखोगे फॉर एवर या 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, तो वो कोई प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं करने वाला है। जी। In fact, you kind of get dependent and you feel कि you are secure and you keep on persuading with the activity जो आपको problem create कर रहा है। जी। So this is like going into a cascade जहाँ पे we don't know where we are heading। तो ऐसी सारी चीजें अगर हम नहीं करें तो बेटर है। अगर आपको प्रॉब्लम है स्पेशली, देन यू शुड एक्चुअली गेट इट ट्रीटेड rather than यूजिंग समथिंग जो हमको पता नहीं कि वो आपको फायदेमंद है या नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। देखिए, आपके फिंगर्स, रिस्ट, आपकी जो पूरी अपर लिम्ब की जो यंत्रणा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रूटीन लाइफ में। हम जो फाइन एक्टिविटीज या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज या रेगुलर एक्टिविटीज जो करते हैं उसमें सारी चीजों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जी। अगर आपको कोई भी चीज ऐसे समझ में आती है कि इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, या कुछ पेन है या कोई चीज है जो नहीं जा रही है आपके बेसिक आपके हाउसहोल्ड रेमेडीज से, तो आप ज्यादा रुकने से इट कैन इंक्रीज, इट कैन बिकम मोर प्रॉब्लमेटिक एंड मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो हमेशा इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इट रिजॉल्व। अगर आप किसी भी चीज को सही समय पे सॉल्व करेंगे तो उसका जो आउटकम है वो हमेशा अच्छा रहने वाला है। प्रॉब्लम रहेगी तो डोंट सेल्फ मेडिकेट, आप विजिट अ स्पेशलिस्ट, कंसल्ट योरसेल्फ, फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है, गेट इट सॉर्टेड। और जब आप सही तरीके से कोई भी चीज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फंक्शन बेटर, परफॉर्म बेटर और स्टे हेल्दी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी।
ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।